नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकने की खबरों के साथ ही सोने ने हल्की हल्की चाल चलनी शुरू कर दी है। लेकिन दुनिया के जाने माने निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक अजीब ही ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि 2035 तक सोना 35,000 प्रति औंस हो जाएगा। $35,000 प्रति औंस। आप ये समझिए कि आज सोने की कीमत करीब करीब $4300 प्रति औंस है। वो कह रहे हैं कि 2035 यानी अगले 9 साल में ये $35,000 तक पहुंच जाएगा। क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वो कुछ अलग देख पा रहे हैं? इस पर बात करते हैं वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, सोना थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू किया है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी साहब तो कह रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट इट विल बी $35,000 पर ऑन्स बाय 2035। यानी अगले 9 सालों में ये कह रहे हैं कि $4,300 से $35,000 तक पहुंच जाएगा। कैसे देखें सर इन्हें? देखिए, अगर मैं इस पे एक सुपरफ्लुअस रिएक्शन दूं उनकी बात का, तो उनके मुंह में हल्दीराम बीकानेर वाला जितने भी भारत में बड़े हलवाई हैं वो सब उनके मुंह में। ठीक है। ये तो रही बात बात की बात में कि बात कही तो मैंने बात जवाब दे दी। पर मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि खोते जा रहे हैं, क्योंकि कभी वो कुछ कहते हैं, बीच में जब गिरने लगता है तो कहते हैं अब ये रखने लायक नहीं है। फिर कभी कहते हैं $8,000 जाएगा, कभी कहते हैं ये $10,000 जाएगा। तो मुझे लग रहा है कियोसाकी साहब थोड़े से भावात्मक या इमोशंस में ज्यादा बयान आजकल देने लग गए हैं, और जैसी चाल होती है उस हिसाब से बयान देने लग गए। माना उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड बहुत मशहूर हुई थी, वो अमंग्स द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ रिसेंट टाइम्स थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु और आखिरी बात इस बात में यह है विक्रांत के 9 साल बाद की वो बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। 9 साल बाद की तो कोई भी माना, मैं भी लंबी अवधि के निवेशकों के बारे में ज्यादा विश्लेषण करता हूं, आपने देखा होगा। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में कम करता हूं, पर सोने के मामले में मैं इतना लंबा भी नहीं करता। मैं 2 से 5 साल का तो नजरिया रखता हूं, पर 9-10 साल का नजरिया मैं नहीं रखता हूं। एक मुझे याद है, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री होते थे भारत के, तो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया था। तो मैं जब लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो मुझे किसी ने कमेंट करके मनमोहन सिंह जी का वो स्टेटमेंट डाला कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। एक दिन तो हम सबने चले जाना है। ये तो हाँ। जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये है हाँ। कि एक दिन ये जो आपको सड़क पे जितने चलते लोग दिख रहे हैं, शायद 50-60-70 साल बाद इनमें से कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सब बदल जाते हैं। तो पुरानी फोटो आप निकाल के देखें आज से 80 साल पहले की, तो सड़कों पे लोग बदले होते हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। तो 9 साल 10 साल बाद की बात मैं करूं अभी सोने के मामले में, तो मुझे लग रहा है वो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना लंबा नजरिया सोने पे, देखिए स्टॉक मार्केट और एसआईपी के बारे में तो हम ये बात बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूं कि आप एसआईपी या मार्केट में कर रहे हैं तो 5 से 10 साल का नजरिया रखें। पर सोने के मामले में कभी मैं इतनी लंबी बात मैंने कभी नहीं करी। मैंने जब भी बात करी है, आप अपने पुराने वीडियोस खोल के देखिएगा, मेरे अपने चैनल पे आप खोल के देखिएगा, मैं 2 से 5 साल का नजरिया रखता हूं। यानी कि मैं 2028 से लेके 2030-32 तक का 31 तक मैं नजरिया रख के चलता हूं। 9 साल बाद उनको ऐसा क्या उसमें नजर आ रहा है, साथ में उनको कारण भी बताने चाहिए। अगर उन्होंने कारण भी बताए हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उन कारणों का एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं विक्रांत। हाँ सर, वो पहला कारण कारण साथ तो में होने चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए सर। वो कारण बता रहे हैं कि डेट्स और नंबर जो 35 से खत्म होते हैं वो बड़ा ठीक लगता है, क्योंकि 2035 और 35,000, तो वो 35 की संख्या को लेकर के कह रहे हैं कि ये डेट बड़ी ठीक लगती है। और दूसरी बात सर, उस पर जरूर आपका बड़ा मैं जवाब चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं आजकल हर आदमी ये कहता है, आपने भी हमसे 2-3 बार कहा कि इस समय थोड़ा कैश को संभाल के रखना चाहिए क्योंकि मुश्किल समय है। वो ये कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कैश इज ट्रैश। कैश को कूड़ा बता रहे हैं। देखिए, पहला वाला जो आपने बताया कि वो 2035 और 35,000, तो फिर तो 2040 में 40,000, 2050 में 50,000, ये तो कोई और 2030 में फिर तो 30,000 भी होना चाहिए, और हाँ। 2028 में 28,000 भी होना चाहिए। ये तो मुझे
बिल्कुल क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि बिल्कुल बेबुनियादी बात लगती है। हाँ। हालांकि मैं सरसरी तौर पे मैंने जो रिमार्क दिया, उनके मुंह में घी शक्कर और सारी भारत की हलवे की दुकानें, मिठाई की दुकानें, अगर ऐसा हो जाता है सोने चांदी के निवेशक सुन के बहुत खुश होंगे। हाँ। दूसरा, कैश इज ट्रैश की बात जो उन्होंने कही है उसको हमें सैद्धांतिक रूप से समझना चाहिए। सैद्धांतिक रूप यह है कि कैश आप जब अपने पास ज्यादा रखते हैं तो आप कैश की वैल्यू कम करते जाते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होती है हर साल 4-5%, 6%, जो भी इन्फ्लेशन होती है वो आपके कैश को डेप्रिसिएट करती है। और जब कैश की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, जब कैश की वैल्यू घटती जाती है धीरे धीरे, तो आप एक्चुअली उस पर अर्न नहीं कर रहे हैं। आप उस पर, मान लीजिए आपने घर में 2 लाख कैश रखा और आपने इसको 5 साल तक रखे रहा, और मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन है, तो समझिए वो कैश आपका उसमें से 30% निकल गया। उसमें से 6 × 5 30%। तो यानी कि 2 लाख में से आपने करीब करीब 60,000 कैश की वैल्यू खो दी। तो इसलिए वो कैश इज ट्रैश कह रहे हैं। दूसरा ये भी वो कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका जैसे देश कैश की छपाई बहुत करते हैं, डॉलर बहुत छापते हैं, क्योंकि उनकी ग्लोबल करेंसी, उनको लगता है हमारे यहाँ नहीं चलेगी तो बाहर भेज देंगे इसको, बाहर चली जाएगी। तो वो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है और करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है, करेंसी की वैल्यू। और बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका है विक्रांत। जी। हमारी, जब मुझे याद है, हमारी मेरी दादी जी होती थी, वो कहती थी हमारे पास 2 आने होते थे, उसमें हाँ। हम ये लेके आ जाते थे। आपको याद होगा, वो कहती थी ये बिल्कुल। 2 आने लेते थे, उसमें सारे दिन का खर्च, खिलौने भी ले आते थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनको 1 आना मिलता था, 2 आना तो वो भी एक जमाना था। मेरे ख्याल एक रुपए में 16 आने होते हैं, अगर हाँ। आप आने की बात करें। हाँ। तो आपको याद होगा 1 रुपया किसी को मिल जाता था, किसी को, एक जमाना था वो कहते 1 रुपया हमको पॉकेट मनी मिला करती थी। तो आप देखिए वहां से हम कहाँ चल के आए कि अब आज 1 रुपए को कोई शायद देखता भी नहीं है। कॉइन भी होते तो आप उस पर नजर भी नहीं डालते, आप 1 की बजाय 5 का, 5 का, 10 का दे देते हैं। तो करेंसी की वैल्यू स्वाभाविक तौर से धीरे 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 जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है वो घटती जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने पास कैश रखना चाहते हैं तो वो ट्रैश हो जाएगा। अब जिसने 1 आना संभाल के रखा आज से 50 साल पहले, हाँ। या 5 रुपए संभाल के रखे, आज भी उसकी क्या वैल्यू, कुछ नहीं है। तो आप इस सिद्धांत से देखें तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो उन्होंने जो बात कही, कोई कोई ये बहुत हाँ। नई बात नहीं है। ये तो एक एक साधारण बात है। आप कोई भी अपने दादाजी से, हाँ। परदादाजी से पूछे कि आपके समय में 1 रुपए की क्या कीमत थी और आज 1 रुपए की क्या कीमत है, आपकी जिंदगी में 10 रुपए की क्या कीमत थी हाँ। और आपकी जिंदगी में 10 रुपए की क्या कीमत, तो ये तो कोई भी बता देगा। इसमें कोई, देर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस, कि कैश इज ट्रैश। इन द लॉन्ग रन हाँ। कैश इवेंचुअली लूजेस इट्स वैल्यू। हाँ। बिल्कुल। सर, एक चीज और मैं आपसे आज समझना चाहूंगा कि जो मई में पीएम ने अपील की कि सोना चांदी कम मंगाइए, कम खरीदिए, वो लोगों ने कितना खरीदा वो तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो गोल्ड इंपोर्ट है, मई में करीब 34% गोल्ड का कम हो गया, और चांदी के इंपोर्ट में करीब करीब 86% की कमी आई है। तो ये बड़ी कमी दिखाई दे रही है सोने और चांदी के इंपोर्ट में। अब वो इस वजह से भी हुआ विक्रांत के कीमतें इस महीने में, मई के महीने में काफी सबड्यूड रही हैं। हम्म। तो जैसा आप अक्सर बात करते हैं और मैं अक्सर, आप पूछते भी हैं, मैं जवाब देता हूं कि जब कीमतें गिर रही होती हैं तो ऐसे में लोग खरीदारी कम करते हैं। और ये भी सच है, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी तो जूलर्स ने मुझे बताया, आप भी बहुत सराफा बाजार वालों को जानते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सेल डाउन है। जो जूलर्स का काम चल रहा है वो मेल्ट एंड मेक से चल रहा है, जिसको हम रिसाइकल्ड गोल्ड बोलते हैं, कि जो लोग पुराना अपना सोना ला रहे हैं उसी से नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, उसको हम मेल्ट एंड मेक कहते हैं। तो मेल्ट एंड मेक से काम चल रहा है। दूसरा इंपोर्ट कम हुआ है उसका। भारत सरकार ने चांदी पे तो आपको पता होगा वैसे ही लाइसेंसिंग शुरू कर हाँ। दी है, अब तो चांदी का तो वैसे ही कम हुआ और सिलेक्टिव बेसिस पे दिया जा रहा है। पर गोल्ड का भी, अब आप जो ईटीएफ पे पीछे रिस्ट्रिक्शन लगाई है 25 करोड़ की, हाँ। इसकी वजह से जो ईटीएफ गोल्ड मंगाते थे उनको भी पीछे बैकअप गोल्ड रखना पड़ता है, उसमें भी कमी आई है। तो भारत सरकार ने सोने के लिए भले ही आधिकारिक तौर पर कोई अभी ऐसा इंपोर्ट का नियम नहीं निकाला है, पर इसको बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे इस पे नजर रखी जा रही है। और सोने के बारे में सरकार सोने को लेके बहुत चिंतित है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं कि रुपए के गिरने के पीछे, विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होने के पीछे सोने के इंपोर्ट का, जो कि 99% भारत का सोना इंपोर्ट किया जाता है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। सोचिए, क्रूड ऑयल तो हम 87-88% इंपोर्ट करते हैं देश की हाँ। जरूरत का, पर सोना हम 99% करते हैं। तो सरकार को लगा भाई क्रूड ऑयल तो समझ में आता है, गाड़ी में चाहिए, बाइक में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, किसानों को चाहिए, ये सोने में ऐसी कौन सी बात है कि हम सोने को इतना बेतहाशा
इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उसको लेके सरकार चिंतित है। और आपको याद होगा कल ही हमने बात करी थी कि कुछ ना कुछ तो समथिंग इज कुकिंग, कुछ कुछ चल रहा है, निकल के आएगा अगले कुछ दिनों में। सोने के इंपोर्ट से संबंधित एक पॉलिसी निकल के आ सकती है। लोगों के घरों में सोना पड़ा है, उससे हो सकता है सरकार ऐसी कोई स्कीम निकाले। हम तो वैसे गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक की एक दो बार चर्चा कर चुका हूं आपके चैनल पर। हो सकता है सरकार कुछ ऐसा निकाले कि भाई अपने घर का सोना आप निकालिए, उसी से आप दोबारा सोना बनवाइए। कुछ ऐसा इंसेंटिव ज्वेलर्स के लिए, या कुछ कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है, जिससे कि सरकार ये नहीं चाहेगी कि लोग, क्योंकि सोना भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सरकार ये कभी भी नहीं चाहेगी कि हम भावनाओं को ठेस पहुंचा के सोने का इस्तेमाल ही बंद करवा दें, सोने पे बैन लगा दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो घरों में सोना पड़ा हुआ है, उसी को बाहर निकालने के लिए कुछ स्कीम आ सकती है। इस पर बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। इसीलिए इसमें समय लग सकता है इस घोषणा के होने में। हो सकता है ना भी हो कोई घोषणा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जब गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक का सलाह दी थी आपको, आपको याद होगा विक्रांत, कि आप ले आइए, आपको एक पासबुक दे दी जाएगी। तो उसमें एक समस्या ये आई कि एमनेस्टी स्कीम की, जिसकी मैंने बात की थी, कि आप एक एमनेस्टी स्कीम निकालिए कि जो सोना घर रखा है उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे अगर उसमें। पर उसमें दिक्कत ये आएगी कि लोग क्या करेंगे, जो उनके पास कैश और अन्य प्रकार से अगर काला धन पड़ा है, तो उसको वो सोने में कन्वर्ट करा करा के वहां पर एमनेस्टी का फायदा उठा के जमा करा देंगे। तो ये एक समस्या है। इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऐसे सोने की ट्रेल लग सकते हैं, क्या एक पर्टिकुलर डेट पे सोने की बिक्री बंद कर दी जाए, फिर ये स्कीम लेकर आई जाए कि वे ये भी संभव नहीं है। कैसे आप रोक लेंगे? जो ज्वेलर्स के पास इतना सोना पड़ा हुआ है, इंपोर्टर के पास सोना पड़ा है, वो तो फटाफट बिकेगा। तो इसमें समस्याएं हैं। तो मुझे लग रहा है इसी के बारे में सरकार चिंतन कर रही है कि भाई कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। कम से कम विदेशी मुद्रा भंडार गिरने का और रुपए के गिरने का सोना कारण ना बने, यही लक्ष्य है। कोई सोने के ऊपर सरकार की नजर वजर नहीं है। लोग कह रहे थे ऐसे आते हैं थंबनेल्स, सरकार की नजर अब आपके घर पे पड़े सोने पर। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से रोकना है और रुपए को गिरने से रोकना है। सर, मैं ज्वेलर से कुछ बात कर रहा था, उनके बीच भी आजकल बड़ी बेचैनी है। उनको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, क्या होगा। और इसी कारण ज्यादा वो कह रहे हैं कि आपस में, जब मैंने पूछा कि बाजार में क्या हाल है, तो वो कह रहे हैं ग्राहक भी कम है। और आजकल स्टॉक जो करते थे ज्वेलर की, शादियों का सीजन आने वाला है तो थोड़ा स्टॉक बढ़ा के रहे। इस बार थोड़ा सब बड़े कंट्रोल्ड हैं, बड़ी अनिश्चितता टाइप फैली हुई है। देखिए, मुझे नहीं लगता विक्रांत के सरकार इस इंडस्ट्री पर चोट पहुंचाएगी, क्योंकि 80-90 लाख लोग, सूरत खाली आप ले लें, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का और भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ये आइटम है, मैं आपको बताऊं, जेम्स एंड बिल्कुल ज्वेलरी। बिल्कुल। और सूरत से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है पूरे भारत में। जो शायद ही कोई भारत का शहर होगा, टियर 2 टियर 3 सिटी, क्या गांव में भी ले लीजिए, जहां पर कोई सुनार की दुकान या ज्वेलर की दुकान नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर एक घात लगाया जाए। मुझे लग रहा है बेतहाशा जो सरकार, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा लाएगी विक्रांत, कि सोने का प्रचलन चलता रहे, हाँ। सोने का इस्तेमाल चलता रहे, जितना चलता है उतना ही चले। हम्म। पर ये जो घरों में पड़ा सोना है, ये उस इंपोर्ट को रिप्लेस कर ले। ऐसा कुछ स्कीम पर चिंतन, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है, ऐसा कुछ चिंतन किया जा रहा है कि किस प्रकार ये जो सोना घरों में दबा पड़ा है, मतलब पैसिव फॉर्म में पड़ा है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लॉकर्स में। आप देखिए किसी महिला से आप बात करिए, उनके पास 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, शहर की महिला है, एक शादी के टाइम सेट मिला था, एक आध सेट पति ने बनवा दिया, एक आध सेट को बेटे ने बनवा दिया, भाई ने बनवा दिया, छोटा मोटा, एक छोटा सेट है, एक बड़ा सेट है। अब आप उसको कब निकालते हैं? मैं बिल्कुल ऐसी सच्चाई बोल रहा हूं जो मुझे लगता है हर महिला और हर हर दंपत्ति मेरे से सहमत होगा। कभी कोई शादी हुई, वो भी घर में बड़ी शादी हुई, तो उसमें निकाला। और आजकल तो वैसे ही मुझे कुछ महिलाओं ने बताया कि सोना बहुत ज्यादा पहनने का प्रचलन नहीं है। ऐसे सोने के भारी भारी वो हार, और वो इतना उतना फैशन से बाहर है। तो जो यंग जनरेशन है, वो तो सोना इतना नहीं पहन रही है। जो जो पहले की औरतें हैं या जो मिडिल एज औरतें हैं, वो सोने का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं। लड़कियां यूज करती हैं, थोड़ी बहुत रिंग पहन ली, पतली सी एक चेन पहन ली। उतने भारी भारी अब सेट पहनने के, मुझे लग रहा है आउट ऑफ फैशन भी है। अब आपने तो वो सेट निकाले ही नहीं। वो लोगों के 10-10 साल पहले, वो कहते हैं वो सेट हमने 10 साल पहले निकाला था। अरे वो शादी हुई थी भाई की तब निकाला था, बहन की शादी हुई थी तब निकाला था। अरे हाँ, वो तो जब हमने बेटी की शादी की थी तब निकाला था, और मामा के यहाँ गए थे तब निकाला था। तो वो अब देखिए, वो पड़ा हुआ है 10 साल से, वो लॉकर में पड़ा है।
घर में पड़ा है, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत पैसिव फॉर्म में गोल्ड पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरीके की स्कीम पे सरकार काम कर रही होगी, अगर नहीं कर रही तो करना चाहिए, कि आपको इंपोर्ट की बजाय इस सोने को रिसाइकल किया जाए, इस सोने को बाहर निकाला जाए, इसी को इस्तेमाल करके दे कैन चेंज। ये नहीं कह रहा एक से लेके हाँ। दूसरे को दे दिया जाए, जिसके पास 4 सेट है और जिसके पास एक भी सेट नहीं है तो भाई 4 सेट वाला 4 लोगों को बांट दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर कुछ इस तरीके की स्कीम पर काम किया जा सकता है। पूरा बैन सोने के इंपोर्ट पे, मुझे बहुत हैरानी होगी विक्रांत, हाँ। अगर इस प्रकार का कुछ किया जाता है कि सोने के इंपोर्ट पर बैन लग गया और सोने के छटनी हो सकती है चांदी की तरह, हाँ। फिल्टर किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत कोई विशेष, आप आपके जो मित्र हैं उनको बोलेगा ऐसी कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। वो हाँ। लोग भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है विक्रांत, कि किस प्रकार से जो घरों में पड़ा सोना है हाँ। बेझिझक, बेडर, बिना डर के बिना झिझक के लोग निकालें, और हाँ। निकाल के उसकी बकायदा कीमत वसूल करें। कोई किसी को हाँ। दान मन नहीं करना है, छीना झपटी नहीं होनी है कि कोई छीन लिया, किसी ने, सरकार ने छीन लिया या हमें दान करने को बोल दिया गया, हमें देने को बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वैल्यू भी रियलाइज हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस प्रकार का सोल्यूशन पे मुझे लग रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। सर, एक कच्चे तेल को लेकर के एक सवाल होगा मेरा कि तेल के दाम अब तो सर WTI में देख रहा हूं कि 78.561, यानी कि 80 से भी नीचे, और ब्रेंट 81 के करीब। तो कच्चे तेल के दाम तो थोड़ा कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं सर। तो क्या देशवासी ये सोच रहे हैं कि अपने यहाँ पेट्रोल डीजल कब कम होगा? क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट अब होनी चाहिए, या सरकार को कदम उठाना चाहिए, या अब थोड़ा अभी इंतजार करेगी सरकार? कल शाम को मैं एक नेशनल चैनल पर, इंग्लिश के चैनल के डिबेट पर था, जी। तो मैंने वहां पर यह सुझाव दिया कि एक सांकेतिक, हाँ। सरकार को कम से कम, ओएमसी को बोलते हैं, चलिए सरकार नहीं कहते, हालांकि बात एक ही है, वो सरकारी कंपनी है, 1 1.5 रुपए की, 89 पैसे की, 91 पैसे की, 92 पैसे की, 93 पैसे की एक सांकेतिक घटौती करनी चाहिए, घटाना चाहिए, इस मंशा को जाहिर करने के लिए कि हम सेंसिटिव हैं। जब बढ़ी थी तो हम बढ़ाएंगे, जब घटी थी तो हम घटाएंगे भी, भले ही थोड़ी घटाएं। नहीं तो लोगों की शिकायत यही है कि जब एक ही तरफ जाती हैं कीमतें, बढ़ती तो रहती हैं पर घटती कभी नहीं है। घटती है तो एक्साइज घट जाती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्यों नहीं घटाती हैं? और ये मुझे लग रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अब मैं थोड़ा सा सख्त बात करूंगा विक्रांत, जी। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतनी ज्यादा पैम्पर्ड क्यों है? हम्म। 1.25 लाख इनको सरकार ने दिया, ठीक है, जब 76 दिन तक कीमत नहीं बढ़ाई गई, आपको पता है आंकड़ा, सरकार ऐसा सुनने में आया कि 1.25 लाख सर, तो बिल्कुल। इतनी पैम्पर्ड क्यों? जरा सा कुछ हुआ रोने लग गए, अरे हमें तो घाटा हो गया, हमें तो घाटा। अरे भाई आपके अपने रिजर्व भी तो होते हैं, कंपनियां घाटे में कई दफे सालों चलती रहती हैं, अपनी क्या हो गया, वो नेटवर्थ खाती हैं। तो इतना ज्यादा पैम्पर्ड कंपनी ये क्यों है? इसलिए है, मैं जवाब भी देता हूं उसका, क्योंकि ये कंपनी विक्रांत शेयर मार्केट में लिस्टेड है। यहां पर डर ये पैदा हो जाता है कि ये शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ अब धीरे धीरे इरोड हो रही है। जो जिन निवेशकों को डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश के माध्यम से जोड़ा गया था, उसमें डीआईआईज हैं, कुछ एफआईआईज हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनकी चिंता हो जाती है कि भाई उन्होंने, इसीलिए मैंने आपके चैनल पे याद होगा और भी कई प्लेटफॉर्म पे सलाह दी थी कि इसकी विनिवेश प्रक्रिया को अब रिवर्स कर देना चाहिए, इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट को बाय बैक कर लेना चाहिए, कि ये एक तरफ हो जाए, ये जो इनको इनकी मदद करनी पड़ जाती है सरकार को, और इनको इस प्रकार कीमतें बढ़ानी पड़ जाती हैं और फिर घटाती हैं नहीं। तो मैंने ये सलाह दी, और मुझे बल्कि एक एक बहुत माननीय व्यक्ति उस पैनल डिबेट पे थे, उन्होंने कहा कि मेरी पेट्रोलियम मंत्रालय में आपका मैं ये सुझाव भेजूंगा सांकेतिक रूप से। अब क्योंकि देखिए जब बढ़ाए गए थे हाँ। उस समय $100 और $95 के बीच में थे, आपको बिल्कुल। याद होगा जब बिल्कुल। आखिरी बढ़ोतरी हुई थी, आप याद करके तारीखें निकालिए। हाँ। आज हम वहां से करीब करीब 18 $17 18 कम आ चुके हैं। हाँ। थोड़ा कम नहीं होता, बहुत होता है ये। हाँ। अगर हम $17 18 कम आ चुके हैं तो कम से कम आप 1 रुपए, ₹1.25, 90 पैसे, मैं ये नहीं कहता कि 1 रुपए ₹1.25 से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल हाँ। जाएगी, पर आपकी मंशा प्रकट हो जाएगी कि आप दोनों तरफ से सेंसिटिव हैं। जब बढ़ती है तो बढ़ाते हैं, जब घटती है तो घटाते हैं। ये मैंने, बल्कि उन्होंने मुझे कहा, डिबेट के बाद मेरे पास फोन आया, हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 1 पेज का नोट, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना है सरकारी तंत्र उसमें दखलंदाजी करने का। वो कह रहे नहीं, आप हमें 1 पेज का, बल्कि वो नोट मैंने अभी भेजना है, कि हाँ। आप 1 पेज का नोट बना के भेजिए इसी बात पर कि एक सांकेतिक
हाँ 1 रुपए की या 50, मैं कहता हूँ 80 पैसे की कर दीजिए, कुछ भी करिए। एक बार बढ़ाए भी तो ऐसे थे, आपको याद होगा, बिल्कुल, नवासी इसी तरीके पैसे से बड़े थे। हाँ 89 पैसे या कुछ बढ़ाए थे। इसी प्रकार की कोई ऑड फिगर आप घटा भी दीजिए, तो आई हाँ थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है आप थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा सर। 9.68 सर होलसेल इन्फ्लेशन मई की आई है, तो लग रहा है सर कि रिटेल के डाटा नंबर इस बार डराने वाले होंगे, क्योंकि इस बार पूरा असर दिखाई देगा। पिछली बार आपने कहा था कि शायद वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। जी, इस बार तो डराने वाले होंगे। हम्म, और अच्छी बात ये होगी विक्रांत के, जो कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस रिसीड कर रही हैं, हाँ तो पहले जो अंदेशा जताया जा रहा था कि अगले 3 महीने तक चिंता होगी, तो डराने वाले होंगे। पर उससे आगे के जो डेटा होंगे हाँ वो फिर थोड़े से राहत पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो साइक्लिकल है ना। ये बिल्कुल। तो अब पीछे से अगर और बढ़ता रहे तो आगे आगे और बढ़ेगा। जी हाँ, अगला वाला तो बढ़ा हुआ आएगा, पर उससे अगला जो होगा उसमें अब तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने की ये दिक्कत होगी। पर अगर ये कीमत $70-75 तक क्रूड ऑयल की आ जाती है, हाँ और साथ में आप पेट्रोल डीजल के दाम भी अगर घटा देते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक इम्पैक्ट होगा। वो इम्पैक्ट पर धीरे धीरे आपको फेड आउट होता दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, यानी कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का 3rd क्वार्टर होगा, हाँ उसमें आपको कुछ राहत दिख सकती है। ये क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का तो मुझे लग रहा है टफ होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि महंगा सामान बन चुका है, हाँ महंगा रॉ मटेरियल आ चुका है, महंगा सामान आगे बढ़ चुका है, स्टॉकिस्ट के पास जा रहा है जो पाइपलाइन में है। तो महंगाई, जैसा मैंने आपको बताया था, सीलन की तरह है। वो सीलन पीछे से सोर्स पे बंद भी हो जाती है, तो वो दीवार को सूखने में बहुत वक्त लगता है, हाँ और फिर निशान जाने में तो और वक्त लगता है। तो इसी प्रकार पर यह है कि घटना शुरू हो गया तो फिर एक बार बिगड़ के फिर सुधरना तुरंत शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे नजर आता है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है सर कि तेल के दाम कुछ कम हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम से हर आदमी परेशान है। पेट्रोल सीधा असर कर रहा है, और डीजल के जरिए उनके घरों तक हर जगह उनके बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।